हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ऑन इंडियाज़ हीट एक्शन प्लान। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एथिक्स में केस स्टडी भी आ सकती है और एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे इस आर्टिकल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द लास्ट 72 आवर्स इलेक्शन ड्रिल। इस आर्टिकल में हम लोग आखिरी के 72 घंटों में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, लोकल लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं, और जो प्रोविजंस हैं RPA एक्ट के वो सारे प्रोविजंस के बारे में भी बात करेंगे जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं आखिरी 72 घंटों में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। RPA एक्ट इस बार आपको पूछा जा सकता है 1951 के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है व्हाट वाज बिहाइंड द हैवी रेनफॉल दैट फ्लडेड दुबई। दुबई में बहुत पानी गिरा है, इसके पीछे का कारण क्या है इसको समझेंगे। तो जो जोग्राफिकल रीजंस होंगे, जो क्लाइमेट वाले रीजंस होंगे, सारी चीज़ जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दी होगी, मोर में क्लिक करेंगे लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए, वहाँ से भी आप हमको ढूंढ सकते हैं, हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ऑन इंडियाज़ हीट एक्शन प्लान। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 मेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी आपको पूछा जा सकता है हीट वेव्स के बारे में। कुछ स्टैटिक चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जो आपको प्री में आ सकती, तो प्री और मेंस दोनों कवर करेंगे। GS4 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GS4 में आपको केस स्टडी पूछा जा सकता है कि आप ज़िले के कलेक्टर हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट प्लेस में बहुत सारे लोगों की हीट स्ट्रोक आने के कारण जान जा रही है, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन इमीडिएट क्या होगा, शॉर्ट टर्म क्या होगा और लॉन्ग टर्म क्या होगा। इस तरीके से केस स्टडी आपको पूछी जा सकती है मेंस में। तो जो केस स्टडी वाला एस्पेक्ट है वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं सबसे पहले कि आया क्यों है यार। आने का तो ऑब्वियस रीज़न है, हीट वेव्स इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में हमें देखने को मिल रही है। ऑलरेडी 3 से 4 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर बढ़ चुका है जितना होना चाहिए, तो इसलिए जो हीट वेव से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं। हीट वेव्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। IMD आप जानते होंगे, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। इसके बारे में जानकारी आपको थोड़ी बहुत होना चाहिए, ऐसी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। तो IMD ने डेफिनेशन दी है। IMD का मेन पर्पस क्या है यार, फोरकास्ट करना होता है आपका मॉनसून कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट किस तरीके से होगा, कितना टेम्परेचर होगा, बारिश होगी नहीं होगी, ये सारा काम किसका है, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का होता है। तो उन्हीं ने हीट वेव डिफाइन की है। उनके अकॉर्डिंग जो हीट वेव है वो क्या होती है, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी स्टेशन पे 40 डिग्री से अधिक, और वो 40 डिग्री से अधिक कौन से एरिया में होना चाहिए, प्लेन एरिया में, प्लेन्स एरिया में अगर 40 डिग्री से अधिक है टेम्परेचर तो हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, प्लेन एरिया। अगर 37 डिग्री से अधिक है और कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी, और अगर 30 डिग्री से अधिक है और हम हिल एरिया की बात कर रहे हैं तो इन तीनों सिचुएशन में, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ हैं, तो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 से ऊपर प्लेन एरिया में जाता है, 37 डिग्री से ऊपर कोस्टल में जाता है और हिल एरिया में 30 डिग्री से ऊपर जाता है, तो उस जगह को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि यहाँ हीट वेव आने वाली है, या ये हीट वेव ससेप्टेबल प्लेस है। ठीक, तो ये IMD की डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा जो सीवरिटी ऑफ हीट वेव है उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि हीट वेव कितनी खतरनाक है ना, इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से डिविएशन बहुत ज़्यादा होगा तो हम ये मानेंगे कि जो हीट वेव है बहुत सीवियर है, और थोड़ा बहुत डिविएशन है तो हम ये मानेंगे कि नॉर्मल हीट वेव है। अगर मान लीजिए अगर जनरली गर्मी में आगरा का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है और इस बार वो टेम्परेचर 44.5 डिग्री से लेकर 46 डिग्री के अराउंड है, तो क्या होगा, जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है उससे उसका कितना डिविएशन है, 4.5 से 6 डिग्री के अराउंड। अगर ये डिविएशन होता है तो इसे नॉर्मल हीट वेव में
कंसिडर किया जाएगा। नॉर्मल हीट वेव में जो डिविएशन होता है, डिपार्चर होता है एवरेज टेम्परेचर से, वो कितना होता है 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर इससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 6.4 डिग्री से ज़्यादा अगर डिविएशन होता है, डिपार्चर होता है, तो उसे हम सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। होपफुली चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे में तो कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पर हमेशा 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो क्या इसे हीट वेव कंसिडर ना करें? अब जब तक कि मतलब एवरेज टेम्परेचर ही गर्मी में 45 डिग्री रह रहा है, हर साल ही रह रहा है, डिविएशन ही नहीं कर रहा है, तो क्या इसको हम हीट वेव नहीं मानेंगे? तो ऐसे में मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट भी सेट करके रखी है IMD ने, ठीक, कि अगर मान लीजिए कोई प्लेस है वहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो यार हीट वेव तो आनी ही आनी है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री, और अगर 47 डिग्री हो रहा है तो इसमें 45 डिग्री में नॉर्मल हीट वेव, 47 डिग्री में सीवियर हीट वेव कंसिडर किया जाएगा। ये डेफिनेशन है, होपफुली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। अलग अलग जो है जगह के हिसाब से टेम्परेचर अलग अलग कंसिडर किया गया है। तो ये आपका हीट वेव का डेफिनेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस हीट वेव को टैकल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी और सीवरिटी ऑफ हीट वेव बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है हमारी कंट्री में, और सरकार एट वेरियस लेवल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी ने अलग अलग हीट एक्शन प्लान बनाया है। ये हीट एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे। ये हीट एक्शन प्लान का पर्पस क्या है? इट एम्स टू इंक्रीज प्रिपेयर्डनेस एंड लोअर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट बाय आउटलाइनिंग स्ट्रेटजीज एंड मेजर टू प्रिपेयर फॉर। बेसिकली हमने एक जो हीट एक्शन प्लान है ना, प्रॉपरली उसमें प्लान में क्या किए, ऑब्जेक्टिव लिखे कि भाई हमें जो हीट वेव आने वाली है उसकी तैयारी करनी है। आउटलाइन कर लिए कि हमारे टारगेट क्या है, गोल क्या है, और उसमें कुछ रिकमेंडेशन दे दी कि ये चीज़ें फॉलो करेंगे जैसे ही टेम्परेचर इतना हो जाएगा, ये चीज़ फॉलो करेंगे जब सीवियर हीट वेव हो जाएगी। तो हमारा जो एक्शन प्लान है, हमें क्या करना चाहिए ताकि जो इम्पैक्ट है हीट वेव का वो कम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट एक्शन प्लान बोलते हैं। जो NDMA है और IMD है, दोनों ही काम कर रहे हैं मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ। लगभग 23 ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके साथ मिलके हीट एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं जो आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। आपको पता होगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया था। इस एक्ट के अंदर हीट वेव को डिज़ास्टर कंसिडर नहीं किया जाता है, इसे नोटिफाइड डिज़ास्टर नहीं माना जाता है। इसका मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्हें हीट वेव के लिए अलग से बजटरी एलोकेशन नहीं होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये डिज़ास्टर में नहीं आता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो डिज़ास्टर में नहीं आती, वो भी बहुत अभी न्यूज़ में थी, वो कौन सी थी, लाइटनिंग। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन अ नोटिफाइड लिस्ट ऑफ डिज़ास्टर्स, ठीक, अंडर DM एक्ट 2005। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अलग अलग जो है हम यहाँ पर स्टेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हीट एक्शन प्लान बना रहे हैं। NDMA साथ में मिलके ये प्लान ज़रूर बना रहा है। NDMA मतलब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक, ये भी इसके अंदर सेटअप की गई है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर सेटअप की गई है। तो ये और IMD दोनों मिलके स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सिटी की जो अर्बन बॉडीज़ है, लोकल बॉडीज़, उनके साथ मिलके हीट एक्शन प्लान बना रहे हैं। लगभग 23 स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। टोटल 23 हीट एक्शन प्लान अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उड़ीसा और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हीट एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, लोकल लेवल पर बनाया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि HAP में रिकमेंडेशन क्या कर सकते हैं, और यहीं आपके ऊपर जो GS4 का जो क्वेश्चन है, यहीं पर आपका केस स्टडी पूछा जा सकता है, ठीक। क्या पूछा जा सकता है कि सडनली बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक आ जाता है और कुछ पहले से प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, तो आप DM एज ए पोस्टेड होते हैं उसी वक्त, और ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका इमीडिएट एक्शन प्लान क्या होगा, सबसे पहली बात, और दूसरा लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान क्या होगा। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन आपको बताना होगा। अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना होगा फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। जब तक कि फोरकास्ट और अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक के लोगों को हम अलर्ट नहीं कर पाएंगे, हमें भी जानकारी नहीं मिलेगी कि यहाँ हीट वेव की संभावनाएं हैं, ठीक। मैपिंग, दूसरा मैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वनरेबल
लोकेशन है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, उसकी मैपिंग जोनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो हम एज अ डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर, हमारा काम ये मैपिंग वाला नहीं है, लेकिन ये काम जो है स्टेट गवर्नमेंट और जो हीट एक्शन प्लान बना रहा है उन लोगों का है कि वो मैपिंग करें प्रॉपरली और उसके हिसाब से जो है हीट एक्शन प्लान बनाया जाए। तो हमारा काम तो ये है कि भाई सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाए ज़िले में कहीं, कि भाई यहाँ पर हीट वेव आ सकती है। दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट काम होगा वो क्या होगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाना। सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन के साथ आप लोग, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो मीटिंग कर सकते हैं, उनसे मिल करके बात कर सकते हैं कि हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं। तो आप लोग डोर टू डोर जाके कैंपेन कर लीजिए, लोगों को हीट वेव्स के इम्पैक्ट बताइए, उनके जो लोकल सॉल्यूशन है, ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस हैं उनको बताइए। जैसे कि आपने सुना होगा घर में मम्मी को बोलते भी कि प्याज लेकर जाना, जब भी आप बाहर जा रहे हो लू लग जाएगी, इस तरह की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है। हीट स्ट्रोक आने की संभावना में एक सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, अब बिल्डिंग हीट शेल्टर्स। आप लोग रोड में आसपास छाँव के लिए छोटे छोटे शेल्टर्स भी बना सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होगा ये कि वो हेल्थ हीट शेल्टर्स बनाएं। फोर्थ क्या है, कूलिंग रूम इन हॉस्पिटल्स। कूलिंग रूम हॉस्पिटल्स में तैयार रखना, प्रॉपर एसी रूम, क्योंकि कई बार क्या होता है हीट स्ट्रोक आ जाता है, तुरंत अगर आप कूलिंग रूम में उनको रख देते हैं, उनका इलाज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पर्सन बच जाए। इसके अलावा प्याऊ की व्यवस्था, गली गली में हर नुक्कड़ कॉर्नर पे एक प्याऊ की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था है ना। आपने देखा भी होगा कि अपने ज़िले में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग जगह घड़े रखे जाते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ये भी आपके कलेक्टर ही करेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उन्हें डायरेक्टिव दे के रखेंगे कि भाई जितनी भी सप्लाई है सब तैयार रखो, इक्विप करके रखो, और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करना ज़रूरी है। इन केस किसी को इमरजेंसी होती है तुरंत लाया जाएगा, एम्बुलेंस तैयार रखना ज़रूरी। तो ये एस्पेक्ट भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, अब ये आपके क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेजर्स होगा, इमीडिएट। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स आपके क्या होंगे, अब आपका ज़िला अगले साल फिर गर्मी आएगी तो अगले साल फिर ये सारी चीज़ें फेस करेगा, तो आपको पहले से लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। आप क्या करेंगे, अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगे, इन विच यू विल प्रमोट ट्री प्लांटेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। जो वृक्ष लगाने की अलग अलग कैंपेन होते हैं उसको शुरू करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन करने की कोशिश करेंगे अपने ज़िले को, ताकि ओवरऑल जो हीट है वो कम हो सके। इसके अलावा प्रमोट करेंगे रेजिस्टेंस बिल्डिंग मटेरियल के यूज़ करने को। इसके अलावा कूल रूफिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी प्रमोट किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हीट एक्शन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टेक होल्डर है सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन हो जाएगी। यही आपका क्या है, हीट एक्शन प्लान है। इसी में हीट एक्शन प्लान में ये सारी चीज़ें दी जाती है कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब हीट एक्शन प्लान में कुछ गैप्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उस गैप को कैसे एड्रेस करेंगे इसे भी समझेंगे। सबसे पहला इशू क्या है हीट एक्शन प्लान का, लोकल कंटेक्स्ट। नेशनल थ्रेशोल्ड लेवल पर हीट वेव को डिटरमाइन किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसे डिटरमाइन कैसे करना चाहिए, डिसइंटीग्रेटेड लेवल पर, सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हीट वेव बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हो सकता है कि आपका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आपके प्लेन एरिया में वो कितना है, 35 डिग्री, 40 डिग्री से कम है। डेफिनेशन के हिसाब से इस एरिया में हीट वेव डिक्लेयर नहीं की जाएगी। लेकिन लेट्स से कि आसपास पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, वाटर बॉडी आसपास बिल्कुल नहीं है इस एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, और ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री ज़रूर है, लेकिन जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो 42, 43, 44 है। ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर महसूस हो रहा है। एक्चुअल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर 35 डिग्री है, लेकिन आपको महसूस कितना हो रहा है, 42-45 डिग्री। तो ये तो हीट वेव में आना चाहिए, लेकिन नेशनल लेवल की आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, 40 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर लोकल फैक्टर इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोकल कंटेक्स्ट इंक्लूड करना ज़रूरी है जब आप किसी भी जगह हीट वेव डिफाइन करेंगे। स्पेशली जो ह्यूमिडिटी है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ ड्राई एक्सट्रीम टेम्परेचर लिया जा रहा है। आप गूगल उठाइए अपना मोबाइल में,
चेक करिए टेम्परेचर क्या है। दो चीज़ें लिखी होगी, एक लिखा होगा एब्सोलूट टेम्परेचर 34 डिग्री और एक फील्स लाइक टेम्परेचर लिखा होगा 39 डिग्री। इसमें लोकल फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, ह्यूमिडिटी कंसिडर की जाती है। हमेशा आप देखेंगे फील्स लाइक जो है जनरली गर्मियों में ज़्यादा होगा। हो सकता है आपका एब्सोलूट टेम्परेचर 30 डिग्री हो और आपको जो टेम्परेचर फील हो रहा है वो 40 डिग्री के अराउंड है, ठीक। तो उसमें लोकल फैक्टर्स आपके रीजन में पेड़ पौधे हैं या नहीं है, ह्यूमिडिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ह्यूमिडिटी वाली चीज़ें क्या करने की ज़रूरत है, जो डेफिनेशन है उसे उसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, और हीट वेव को डिक्लेयर करते समय लोकल कंटेक्स्ट कंसिडर करने की ज़रूरत है। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, इनकंसिस्टेंट मेथड। जो HAPs हैं, हीट एक्शन प्लान है, उसमें वनरेबिलिटी असेसमेंट होता है। जब भी हम प्लान बनाते हैं तो वनरेबिलिटी असेसमेंट करते हैं कि कौन सा जोन कितना वनरेबल होगा, लेकिन जो मेथड अडॉप्ट की जाती है हर एक प्लान में वो इनकंसिस्टेंट है। एक प्लान में आपने एक मेथड से वनरेबिलिटीज चेक करी, एक दूसरे में दूसरे से चेक करी, एक कॉमन डेफिनेशन तक तो है नहीं। तो ऐसे में ये इश्यूज आते हैं कि जो मेथड इस्तेमाल की जाती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो हम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है टू रोबस्ट फुल फ्लेज क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट दैट कैन आइडेंटिफाई द लाइक्लीहुड ऑफ हीट वेव इन डिफरेंट एरियाज, ठीक। तो एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा रोबस्ट प्लान बनाने की ज़रूरत है, फुल फ्लेज क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक। क्लाइमेट रिस्क के साथ जो है क्लाइमेट के क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो इस साल एल नीनो है तो इस बार हीट वेव्स ज़्यादा हो सकती है, समझ में आया। ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट वेव की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, और एक सिंगल जो है आपको क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फुल फ्लैज करने की ज़रूरत है, और उसी के थ्रू एक सिंगल मेथड से ये असेसमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट मेथड में आ जाएगा। इसके अलावा आप हॉट स्पॉट मैपिंग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर हीट वेव के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको वो एरियाज़ को टारगेट करना पड़ेगा। तो ऐसे हॉटस्पॉट मैपिंग भी आपके करना ज़रूरी है हीट एक्शन प्लान में। नेक्स्ट इशू क्या है, वनरेबल पॉपुलेशन। जितने भी हीट एक्शन प्लान होते हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल पॉपुलेशन। वनरेबल पॉपुलेशन कौन कौन हो सकती है, जनरली जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो हो सकती हैं, लो इनकम कम्युनिटी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े लोग हो सकते हैं, ये सारे जो है वनरेबल पॉपुलेशन में आएंगे। लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो वनरेबल पॉपुलेशन है वो वहाँ की सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर पे डिपेंड होनी चाहिए। ये तो एकदम जनरलाइज वनरेबल पॉपुलेशन है जिसे टारगेट किया जाता है, लेकिन इसके कारण कई सारी ऐसी वनरेबल पॉपुलेशन रह जाती है जिसे हम टारगेट और प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। तो वनरेबल पॉपुलेशन को सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स के हिसाब से ही हमें क्या करना है, टारगेट करना है, ठीक। तो एक एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कि बहुत सारे वेंडर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सिटीज़ में, आपने देखा होगा सिटीज़ में बहुत सारे अपने सब्जी वाले घूमते रहेंगे, पूरी गर्मी में घूमते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं आपको गन्ने का रस देने वाले भरी धूप में, चाय वालों की दुकान, ये आपको बहुत देखने मिलेगी। रूरल एरिया में ये चीज़ें नहीं रहेगी। तो आपको लोकल लेवल पर अपनी वनरेबल जो पॉपुलेशन है उसे खुद लोकल फैक्टर्स के हिसाब से क्या करना होगा, टारगेट करना होगा। एक कॉमन जो आपने ले लिया है उससे काम नहीं हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट इशू क्या है, रिसोर्स अलोकेशन। प्रॉब्लम क्या आती है यार हीट एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि ये डिज़ास्टर नोटिफाइड नहीं है, इसका मतलब इसे एलोकेशन नहीं होता है केंद्र सरकार से भी, और राज्य सरकार भी पैसा नहीं देती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अर्बन लोकल बॉडी के पास तो वैसे ही इतनी गरीबी है, वो खुद के पास कोई पैसा ही नहीं रहता, प्रॉपर्टी टैक्स ही नहीं देते आधे लोग तो, और आधे लोग प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जाम्पशन है। इतने एग्जाम्पशन है कि अर्बन लोकल बॉडी का बजट चलता ही नहीं बिना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के। तो इनके पास पैसा नहीं, तो प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो सबसे बड़ा इशू है कि रिसोर्स एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको, नेशनल लेवल पर जो केंद्र सरकार है उनको और स्टेट गवर्नमेंट को साथ मिलके कुछ बजट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हीट वेव्स के लिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इशू है ब्रेकिंग डाउन साइलोज अप्रोच का मतलब क्या होता है यार, स्टैंड अलोन अप्रोच। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जगह अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अप्रोच रख रहा है। अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव के जो रिसेंटली इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ने का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट इश्यूज, एल नीनो, ला लीना।
तो जो हीट वेव है एक्चुअल में देखें तो ये एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है और इसके सॉल्यूशन भी ब्रॉडर ही होने चाहिए। हमारे जो सॉल्यूशन है बड़े नैरो सॉल्यूशन है, हमारा जो फोकस है वो अडाप्टेशन पे है, लेकिन मिटिगेशन कैसे होगा जब हम ये सारे एस्पेक्ट एड्रेस करेंगे। तो हमारे जो हीट एक्शन प्लान है लिमिटेड बजट के साथ वो अकेले सफिशिएंट नहीं है फ्यूचर के लिए। इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है नेचर बेस्ड प्लान के ऊपर, है ना, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर, जिसके थ्रू हम लोग ओवरऑल जो है लोकल लेवल पर टेम्परेचर कम कर सकते हैं। प्रॉपरली अर्बनाइजेशन की जो प्लानिंग होना चाहिए, अर्बन प्लानिंग होना चाहिए, उस पर फोकस कर सकते हैं। प्रॉपर ग्रीनरी के लिए आपको जगह छोड़नी ज़रूरी है, गार्डन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। वर्टिकल फार्मिंग पे फोकस कर सकते हैं, अपने घर पे आप छत में जो है प्लांटेशन कर सकते हैं, ग्रीन चादर बिछा सकते हैं। ऐसे कई सारे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें फोकस किस पे करना होगा, पूलिंग इन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को पुल करने का हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूलिंग इन करना पड़ेगा। और जो हमारे ब्रॉडर प्लान है, जो क्लाइमेट एक्शंस हैं, उसमें हीट एक्शन प्लान को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके हीट एक्शन प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा और हीट वेव से डील कर पाएंगे हम इन द लॉन्ग टर्म। होपफुली चीज़ें क्लियर है, ये हमारा आर्टिकल था, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हीट वेव इंक्लूड नहीं है, और दूसरा जो हीट वेव है उसकी डेफिनेशन में ह्यूमिडिटी इंक्लूड नहीं है, और ह्यूमिडिटी के कारण जो हीट वेव है वो वर्सन होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है द लास्ट 72 आवर इलेक्शन ड्रिल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन ईयर है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, आपको ना पूछे, ऐसी चीज़ें पूछे जो ग्राउंड पर हो रही है ना। बहुत सारी चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं और जो ग्राउंड पे चीज़ें होती है वो बहुत अलग होती है। जो आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डीएम होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, 3 दिन पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है, आखिरी के 2 दिन में क्या एक्टिविटीज़ होती है और आखिरी पोलिंग डे में क्या एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ग्राउंड लेवल पर चीज़ें कैसे हो रही है ये आपको पूछा जा सकता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़्यादा देखने को हमें मिल रहे हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो GS 4 के लिए यार अगर कोई केस स्टडी आ जाती है इलेक्शन से रिलेटेड, और आप जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ होगी, आपकी क्या पावर होगी, आपको पता तो होना चाहिए। जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर ग्राउंड में हो रही है वो अल्टीमेटली उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीज़ अगर पता रहेगी तो आप अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, तो वहाँ आपको हेल्प कर सकता है। एज सच आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन हेल्पफुल ज़रूर है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। 72 आवर, लास्ट 72 आवर की बात कर रहा है। 19 तारीख को आपका फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन होने वाला है। अलग अलग स्टेट में ये इलेक्शन होने वाले हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी उन स्टेट की सिलेक्ट की गई है। 19 अप्रैल को होंगे शुरू। आखिरी के 72 घंटे बचे हैं। आखिरी के 72 घंटे इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि जो आपका 72 से 48 आवर्स के बीच का पीरियड है ये लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग होता है, ये आखिरी दिन है, उसके बाद आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते। आखिरी 48 आवर्स की अगर हम बात करें तो 48 आवर्स में नॉन कैंपेन पीरियड होता है और उसमें आपका डे ऑफ पोलिंग भी इंक्लूड होता है। ठीक, तो ये 72 आवर्स के बारे में बात करें। अब जो इलेक्शन हो रहा है उसके स्केल की बात कर लेते हैं, किस लेवल पर ये इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है। 17 लोकसभा इलेक्शन है। टोटल जो एलिजिबल वोटर है वो कितने, 97 करोड़। जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो है 10.5 लाख। 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है और 55 लाख EVM डिप्लॉय किए गए हैं। लगभग 4 लाख व्हीकल्स इसमें डिप्लॉय किए गए। तो इस लेवल पर आपका इलेक्शन हो रहा है। 97 करोड़, समझ रहे हो, इतनी पॉपुलेशन नहीं है किसी कंट्री की एक्सेप्ट चाइना और ऑब्वियसली इंडिया। 97 करोड़ का मतलब क्या है कि 18 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले टोटल कितनी लोग हैं अपने यहाँ, 97 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन में। ठीक, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगी यार, 18 साल के ऊपर ही आप लोग एलिजिबल होते हैं वोट देने के लिए। तो ऑलमोस्ट 18 साल से ऊपर वाले 97 करोड़ लोग होंगे। तो इस लेवल पर इलेक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिरी के 72 घंटों में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, मॉनिटरिंग ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पे। एक बार लास्ट चेक कर लिया जाता है कि जो कैंडिडेट हैं उनके जो एक्सपेंडिचर रजिस्टर है उसमें कितना एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है।
इसके अलावा अलग अलग टीम्स बनाई जाती है, जैसे कि फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, एक्साइज टीम्स एंड 24/7 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम। जो आपके फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं वो 3 शिफ्ट्स में राउंड द क्लॉक काम कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, रेड मार रहे होते हैं। और कहीं पर भी जैसे कंप्लेंट आती है कि यहाँ पर शराब दी जा रही है फ्री में, लोगों को दे रहे हैं शराब के बदले, या फिर कैश बांट रहे हैं, ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो तुरंत फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पहुँचता है, छापा मारता है और सीज़ कर लेता है। और उसके बाद सीज़ तो करता ही है, उसके साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीगल प्रोसीडिंग भी शुरू की जा सकती है, किनके द्वारा? फ्लाइंग स्क्वाड्स के द्वारा। ठीक, अब लीगल प्रोसीडिंग में फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा पता चलेगा कि वो ब्लैक मनी में है या नहीं है। अगर वो ब्लैक मनी नहीं है तो फिर उसके बाद ये फ्लाइंग स्क्वाड को ऑर्डर किया जाता है कि वो जो पैसा है सीज़ किया हुआ वो वापस कर दे जिस पर्सन से ये पैसा सीज़ किया है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके स्टैटिक सर्वेलेंस टीम। ये स्टैटिक सर्वेलेंस टीम तो आप जानते हो यार, जब भी आप जाओगे अभी अपने घर वर घूमने तो आपकी जो बॉर्डर होगी वहाँ पर, है ना, ऐसे कई सारे लोकेशंस होते हैं बॉर्डर एरियाज़ में, या फिर जहाँ पर आपके एंट्री में चेकिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि दारू वगैरह बहुत आ रही होती है ना, लोगों को दारू पिला पिला के वोट खरीदने की कोशिश करते हैं जितने भी आपके कैंडिडेट्स होते हैं। आसान तरीका है ये वोट खरीदने का, तो दारू पिलाओ और वोट खरीदो। तो ऐसे में जो दारू आ रही हैं उनको रोकने का काम ये जो बॉर्डर एरियाज़ में टीम होती हैं इनका होता है। ठीक, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी बनाए जाते हैं जिनका मेन फोकस क्या होता है कि कोई भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस ऑफिसर हैं ये सारे के सारे क्या फोकस करते हैं कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है जिसके कारण सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है, इलेक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर पोलराइजेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक, इसके अलावा लास्ट क्या किया जाता है, एक फाइनल तैयारी की जाती है कि जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर मिनिमम फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, जैसे कि पानी की व्यवस्था, शेड, व्हील चेयर, क्लीन टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ है कि नहीं, इसको एक लास्ट बार जो है चेक कर लिया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट 48 आवर्स। लास्ट 48 आवर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी उसे देख लेते हैं। जो आखिरी के 48 घंटे होते हैं उसे साइलेंट पीरियड कहा जाता है। इसमें कोई भी इलेक्शन कैंपेन नहीं होते हैं, इलेक्शन कैंपेन को हॉल्ट कर दिया जाता है। और ये क्लियर कट सेक्शन 126 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 में कहा है। इस बार 1951 आरपीए एक्ट के प्रोविजंस आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अलग अलग आर्टिकल में जो भी प्रोविजंस आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग चाहें तो एक जगह लिख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन यार इस बार प्री में दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 48 घंटे जब वोटिंग होने वाली है उसके 48 घंटे पहले से कोई भी कैंपेन नहीं होगा। और ये ऑलरेडी आरपीए एक्ट में दिया हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बिल्कुल होगा, लेकिन ये इसको बैकिंग है स्टैट्यूटरी लॉ की। क्लियर कट प्रोविज़न आपका कायम है आरपीए एक्ट में, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेक्शन 144 जो होता है उसे इशू कर देते हैं। सीआरपीसी 1973 के अंदर जो सेक्शन 144 है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसके अंदर जो अनलॉफुल असेंबलीज होगी उसे प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। किसी तरीके से आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 4-5 लोग एक साथ, उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इस 48 घंटे के पीरियड में डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी भी परमिट है, और ये बहुत ज़्यादा की पॉइंट है। ये आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करते हैं। पहले आपको आएगा 48 आवर्स में साइलेंट पीरियड होता है आरपीए एक्ट के अंदर, और इसमें कोई इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं होती। दूसरा ऑप्शन होगा कि इस पीरियड में डोर टू डोर कैंपेनिंग अलाउ होती है। तो अब आप सोचोगे कि यार ऊपर नहीं होती इसमें होती है, तो दोनों को आप सोचोगे एक ही सही है और गलत कर दोगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टिल परमिट होती है। जितने भी पॉलिटिकल फंक्शनरीज और वर्कर्स बाहर से आए हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सारे के सारे वापस उनको जाने के ऑर्डर होते हैं और वो सारे वापस चले भी जाते हैं। ठीक, तो ये जो है बेसिकली आपका क्या होगा, आखिरी के 48 घंटे की चीज़ें होगी। इसके अलावा ओपिनियन पोल में रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, ये तो आप लोग पहले भी जानते हैं, है ना। 48 घंटे वाला जो पीरियड होता है उसमें आपके ओपिनियन पोल नहीं आ सकते, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते सोशल मीडिया के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू,
और जो लिकर है उसकी सेल पर बैन लगा दिया जाता है इन 48 आवर्स के लिए, और उस समय ये जो बैन है इसे एनफोर्स करने पे फोकस किया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपकी सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं जैसे कि सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, ये सारी एक्टिविटीज़ इन लोगों के थ्रू एनफोर्स करते हैं। इसके अलावा एक दिन बिफोर पोलिंग और क्या एक्टिविटीज़ होती है, एक रैंडमली पोलिंग पार्टी बनाई जाती है जिनके थ्रू पोलिंग स्टेशन में ईवीएम को डिस्पैच किया जाता है, और बाकी जो भी इलेक्शन मटेरियल होते हैं वो सारी चीज़ें डिस्पैच करते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी पोलिंग टीम होती है उनके साथ सिक्योरिटी पर्सनल भी जाते हैं, और जो आपकी रिज़र्व ईवीएम होती है वो सीनियर ऑफिसर्स को एलोकेट की जाती है। ये ध्यान रखना होगा, ईवीएम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ एक दिन पहले पहुँच जाती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पोलिंग डे के दिन क्या क्या होता है, उस दिन क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो जनरल रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जो आपके कैंडिडेट हैं वो केवल एक ही गाड़ी यूज़ करेंगे, जो उनके एजेंट है वो एक ही गाड़ी यूज़ करेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट अपने व्हीकल के थ्रू बहुत सारे वोटर्स को इकट्ठा करके उनको लेकर आता है तो इसे करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा। अपना व्हीकल, जो भी आपका व्हीकल है ना, जो आपने इलेक्शन में किया हुआ है कि हम इसे इस्तेमाल करेंगे, बताया हुआ है कि ये व्हीकल को हम इलेक्शन कैंपेनिंग में लगाएंगे, उस व्हीकल से अगर आप जो है लोगों को भर भर के ला रहे हैं और वोटिंग करवा रहे हैं तो उसे जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में कंसिडर किया गया है अंडर आरपीए एक्ट 1951। इसको भी ध्यान रखना होगा, और इसके लिए पैनल प्रोविजंस भी दिए हुए हैं सेक्शन 1235 ऑफ द एक्ट के। इसके अलावा आप जो पोलिंग स्टेशन है उसके 100 मीटर के भीतर पे मोबाइल फ़ोन, कैनवासिंग, कैंपेन रिलेटेड पोस्टर और बैनर और लाउड स्पीकर मेगाफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन सिर्फ जो ऑफिसर्स होंगे जिनकी ड्यूटी लगी है सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आरपीए एक्ट है उसमें सेक्शन 135B के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पेड हॉलीडे दिया जाएगा। तो आप लोगों की जनरली छुट्टी होती है, जो सरकारी लोग होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी होती और जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं उनको तो काम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आखिरी दिन की कुछ एक्टिविटीज़ हो जाएगी। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको कल भी बताया था शायद, है ना, जब भी आपके इलेक्शन शुरू होंगे, है ना, पोलिंग स्टेशन में आपकी वोटिंग शुरू होने वाली होगी, उसके पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगा कि ईवीएम प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, मॉक पोलिंग करके बताएगा। जो आपके एजेंट्स होंगे कैंडिडेट्स के, वो जब तक के वो देखेंगे नहीं तब तक के पोलिंग शुरू होगी नहीं। जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं उनके अलग अलग एजेंट्स होते हैं अलग अलग पोलिंग बूथ पे, और ये कैंडिडेट जाके जब तक के मॉक पोल देखेंगे नहीं, ईवीएम करेक्ट है कि नहीं देखेंगे नहीं, तब तक ये शुरू होगी नहीं। और ये कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। इसको आपको ध्यान रखना है यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, उसके बाद जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं ईवीएम को सील कर दिया जाता है और उसको रिसेप्शन सेंटर में भेज दिया जाता है। इसे स्ट्रांग रूम कहते हैं। इस स्ट्रांग रूम में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाती है, ट्रिपल टायर गार्ड रखे जाते हैं, डबल लॉक सिस्टम होता है, सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे जाते हैं। और इसके अलावा जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने एजेंट्स को भी इस स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा कर सकते हैं। आपने ये केसेस सुने भी होंगे कि कैंडिडेट के स्ट्रांग रूम के बाहर जो है खड़े होकर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ ना हो। खासकर जो रूलिंग पार्टी के नहीं होते हैं, अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, वो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो जाए ईवीएम के साथ। और स्पेशली आज के दौर में जहाँ पर ईवीएम पे बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि ये ईवीएम जो है हैक की जा रही है बीजेपी या गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट वाज बिहाइंड द हैवी रेनफॉल दैट फ्लडेड दुबई। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। GS3 एनवायरनमेंट मेंस में आपको क्वेश्चन अगर आता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो एग्जाम्पल लिखोगे यार, इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एक मरुस्थली जगह पर पानी इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है कि फ्लड आ गई, बाढ़ आ गया। तो अपने आप में आप जो है इसको एज एन इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो, एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हो, या फिर कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, ऐसे में यूज़ कर सकते हो यार। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है ना, तो यूज़ करना आना चाहिए जो भी हम करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ रहे हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना तो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान आएगी
और आपको लगेगा हाँ भैया सर ने बताया था, इसे यहाँ चिपका देता हूँ, यहाँ पर बढ़िया लगेगा। एक स्टेटमेंट और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली दुबई में बाढ़ आ गई, उसके रीजंस क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। अब आर्टिकल की बात कर लेते हैं। यूएई में अभी तक की सबसे हैवीएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। ये जो रेनफॉल है वो मंडे को शुरू हुई थी, ट्यूसडे तक चली है और पूरे 1.5 साल का पानी एक दिन में गिरा है, जिसके कारण एक पर्सन की डेथ हो गई है और कुछ लोग जो है अभी भी नहीं मिल रहे हैं, प्लस जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। ठीक, क्योंकि ये मरुस्थलीय एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा वो फ्लड के लिए प्रिपेयर तो नहीं होगा। तो इसलिए इस जो सिटी लेवल है, सिटी है दुबई सिटी, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ देखने को मिला है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कभी पानी आता ही नहीं। जो भी पानी आता है एक साथ इतना पानी नहीं गिरता, एक्सट्रीम रेनफॉल नहीं होती, एक दिन में इतना पानी नहीं गिरता। जो पानी गिरा है ऑलमोस्ट 1.5 दिन में, वो कितना है 142 मिलीमीटर्स है। और डेजर्ट सिटी ऑफ दुबई की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ऑलरेडी मरुस्थलीय एरिया में 1-1.5 दिन में इतना पानी आना बहुत बड़ी बात है। पूरे 1.5 साल लगते हैं इतना पानी गिरने के लिए। एक साल में जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी अगर हम डेटा के हिसाब से रिकॉर्ड किए डेटा की बात करें तो 94.7 mm पूरे एक साल में पानी गिरता है। तो ये टोटल 1.5 साल में इतना 142 mm गिरता है, जो कि 1.5 दिन में गिर गया है। अब इसके रीज़न की बात कर लेते हैं यार, आखिर इतना ज़्यादा पानी क्यों आया है। तो जो रीज़न बता रहे हैं वो क्या है, प्राइमरी रीज़न ये है कि जो हैवी रेनफॉल हुई है वो स्टॉर्म सिस्टम के कारण हुई है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला और पर्शियन गल्फ के तरफ, ओमान के तरफ जो है मूव कर रहा था। इसी स्टॉर्म सिस्टम के कारण दुबई में इतना ज़्यादा पानी आया है। जो दूसरा रीज़न बताया जा रहा है वो क्या है, जो यूएई का नेशनल सेंटर फॉर मीटरोलॉजी है, उन्होंने क्लाउड सीडिंग वाली जो फ्लाइट्स है उसको अभी फ्लोन किया था कुछ समय पहले। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग के कारण इतना ज़्यादा पानी आया है। थोड़ा बहुत पानी गिरता, लेकिन बहुत सारे प्लेन्स के थ्रू स्प्रेइंग की गई, क्लाउड सीडिंग की गई, और जिसके कारण ये पानी गिरा है। मतलब ये जो रेन है ये आर्टिफिशियल रेन है, ये दूसरा रीज़न बताया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये हैवी रेनफॉल हुई है। यूएई का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो 0.4 डिग्री बढ़ चुका है 2003 से 2022 के बीच में। तो जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अब ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, जो लैंड है वहाँ से भी पानी पूरा सूख के ऊपर जाएगा, और जो ओशियन एरिया है वहाँ से भी पानी ऊपर जाएगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो गर्म हवाएं होती हैं उनकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। अब गर्म हवाएं जो मॉइस्चर होल्ड कर रही हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। ये मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है, जो भी वाटर बॉडीज़ है आपकी लैंड एरिया में और ओशियन से, ये हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। अब ऊपर की तरफ मॉइस्चर लेके बढ़ती जा रही है, और मान लो कि ये मॉइस्चर की थैली है ना। अब मॉइस्चर की थैली ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये थैली का वज़न बढ़ते जा रहा है और इसे वो क्या नहीं कर सकते, ले कर नहीं जा सकते अब ऊपर। तो ये क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्म करेंगे, और ये जो पानी की थैली है वो फट जाएगी एक समय के बाद, और फिर पूरा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब चूँकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो अपने साथ पानी जो ऊपर लेके जा रहे हैं वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो पानी भी साथ में बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे। जब एक साथ बहुत ज़्यादा पानी लेके जाएंगे तो बहुत बड़ी थैली बन जाएगी, और वो बड़ी थैली जब फटेगी तो पानी भी बहुत सारा गिरेगा। उसके कारण जो फ्लड आ रहे हैं उसका रीज़न यही है कि इस तरीके से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उससे आपके एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसके अलावा और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे यार, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का जो पैटर्न है, नेचुरली जो क्लाइमेट है वो बदलता रहता है। एल नीनो ऐसे फैक्टर हो जाएंगे जो कि ऐसे सारे इवेंट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल होगा। होपफुली आर्टिकल क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।